जोहार झारखंड। मुझे आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बंटवारे के लिए किसे बुलाया गया था? आखिर वो शख्स कौन थे जिन्होंने दो देशों को बांट दिया? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही खास वीडियो होने वाली है ये। यह हमारी बंटवारे के बारे में बताया गया है कि कैसे बंटवारा हुआ था। यह कहानी 1947 की है, जब भारत की आज़ादी की घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन देश के भूगोल को दो हिस्सों में बांटने की चुनौती अभी बाकी थी। इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में शून्य जानकारी थी। मतलब उनको कोई भी जानकारी नहीं थी भारत के बारे में कि कैसे बांटना है, क्या करना है, उनको शून्य जानकारी थी। उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। जो व्यक्ति थे उनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। एक अनजाना बुलावा आया उनके पास। जून 1947 में लंदन के एक नामी वकील सिरिल रेडक्लिफ को अचानक भारत बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करनी है। रेडक्लिफ कभी भी भारत नहीं आए थे, ना ही उन्हें यहाँ की जटिलताओं का अंदाजा था। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि बाहरी व्यक्ति निष्पक्ष रहेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब रेडक्लिफ 8 जुलाई 1947 को दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके पास इस विशाल काम के लिए सिर्फ 5 सप्ताह का समय है। 15 अगस्त को आज़ादी दी जानी थी और उससे पहले नक्शे पर लकीर खींचना जरूरी था। उनके पास ना तो सही नक्शे थे, ना ही जनगणना के ताजा आंकड़े। दिल्ली की भीषण गर्मी और चारों तरफ फैलते सांप्रदायिक तनाव के लिए रेडक्लिफ एक कमरे में बंद होकर नक्शे पर पेंसिल चलाने लगते हैं। लकीरें खींचते समय कई जगह ऐसी स्थिति बनी कि किसी व्यक्ति का घर भारत में रह गया और उसका खेत पाकिस्तान में रह गया, या किसी का आंगन एक देश में तो दूसरा देश में रसोई। सबसे कठिन काम पंजाब और बंगाल को बांटना था। रेडक्लिफ को यह तय करना था कि कौन सा गांव हिंदू बहुल है और कौन सा मुस्लिम, लेकिन आबादी इतनी मिली जुली थी कि एक साफ लकीर खींचना नामुमकिन था। लाहौर जैसे शहर को लेकर भारी खींचातान था, जो अंत में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। हैरानी की बात यह थी कि रेडक्लिफ ने अपना काम 12 अगस्त तक पूरा कर लिया था, लेकिन तत्कालिक वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे 17 अगस्त तक सार्वजनिक नहीं किया। यानी आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद तक लोगों को पता ही नहीं था कि वे किस देश के नागरिक हैं। जब सीमाओं की घोषणा हुई तो इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन और कत्ले आम शुरू हुआ। करोड़ों लोग रातों रात बेघर हो गए। सिरिल रेडक्लिफ इस हिंसा से इतने दुखी और डरे हुए थे कि उन्होंने अपनी सेवा के लिए मिलने वाले 40,000 रुपये, उस समय की बड़ी रकम में से एक थी, लेने से भी मना कर दिया। वे भारत से जाते समय अपने सारे नक्शे और कागजात जला दिए और दोबारा कभी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बाद में स्वीकार किया था कि अगर उनके पास समय होता तो शायद बेहतर काम कर पाते। क्या आप जानना चाहेंगे कि रेडक्लिफ लाइन ने कोलकाता या लाहौर की किस्मत कैसी बदली? तो चलिए बताती हूँ। लाहौर और कोलकाता। अब कोलकाता का मामला विभाजन के समय सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण था। दोनों ही देश कहें तो दोनों ही शहर अपने अपने प्रांतों के दिल थे और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थे। रेडक्लिफ के इन दोनों शहरों का फैसला करना एक सिक्का उछालने जैसा कठिन काम था। आइए जानते हैं इनके शहरों में किस्मत कैसे बदली। लाहौर की बात करें तो भारत का वह शहर जो पाकिस्तान चला गया। विभाजन से पहले लाहौर को अविभाजित पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था। खींचतान के बारे में बात करें तो हिंदू और सिख समुदाय का मानना था कि लाहौर भारत में रहना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी संपत्ति, व्यापार और शैक्षणिक संस्था बहुत अधिक थे। रेडक्लिफ का तर्क आता है कि रेडक्लिफ ने देखा कि उन्होंने पहले ही अमृतसर भारत को दे दिया है।
उनके मन में यह बात थी कि अगर पंजाब के दोनों बड़े शहर अमृतसर और लाहौर भारत को दे दिया जाए तो पाकिस्तान के पास पंजाब में बड़ा शहर में से कोई नहीं है। लास्ट में परिणाम निकलता है लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। कहा जाता है कि लाहौर के हिंदू और सिख अंतिम समय तक आश्वस्त थे कि वे भारत में ही रहेंगे, लेकिन 17 अगस्त को जब नक्शा सामने आया तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब बात आती है कलकत्ता की। पाकिस्तान की मांग थी कि जिसे ठुकराया गया। कलकत्ता उस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग कोलकाता को पूर्वी पाकिस्तान यानी अब बांग्लादेश का हिस्सा बनाना चाहते थे। उनका तर्क था कि इसके बिना पूर्वी बंगाल आर्थिक रूप से जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन कांग्रेस का पक्ष था कि कांग्रेस और विशेष बंगाल के हिंदू नेता कोलकाता को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और रेडक्लिफ का फैसला आता है कि रेडक्लिफ ने देखा कि कलकत्ता की बहुसंख्यक आबादी हिंदू ही थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत में रखा और कोलकाता उसका हिस्सा बना। इसके बदले में उन्होंने मुस्लिम बहुल खुलना जिला पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया। रेडक्लिफ ने अपनी लकीर खींचते समय कुछ ऐसी गलतियां भी की जो आज भी विवाद का विषय है, जैसे गुरुदासपुर का मामला। पंजाब का गुरुदास जिला मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भारत को दे दिया गया। इसे जिले के जरिए भारत को कश्मीर तक जाने वाला एकमात्र जनमरी रास्ता मिला। पाकिस्तान आज भी इस सवाल पर खड़ा उतरता है कि चित्तौग हिल ट्रैक्स, अगर बात करें चित्तौग हिल ट्रैक्स की, तो बंगाल में चित्तौग हिल ट्रैक्स की 97% आबादी गैर मुस्लिम यानी बौद्ध और हिंदू थी। लेकिन रेडक्लिफ ने इसे पाकिस्तान को दे दिया क्योंकि इनका इलाका भौगोलिक रूप से बंगाल के पूर्वी हिस्से से जुड़ा था। विभाजन की इस कहानी में क्या आप मलहाल या उससे समय के विस्थापन से जुड़ी किसी खास घटना के बारे में जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो चलिए चर्चा करते हैं। विभाजन की इस कहानी का सबसे दर्दनायक हिस्सा वह मानवीय त्रासदी थी जिसे ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। जब रेडक्लिफ ने नक्शे पर लकीर खींची तो जमीन के साथ साथ लोगों को जज्बात और सालों पुरानी बस्तियां भी कट गई। विभाजन के समय लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर के बीच चलने वाली ट्रेनों को घोस्ट ट्रेन माने भूतिया ट्रेनें कहा जाने लगा। लोग अपने जान बचाने के लिए ट्रेनों की छतों पर और पायदानों पर भी लटक कर सफर कर रहे थे। कई बार जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो वह पूरी तरह खून से लथपथ होती थी और उसमें सिर्फ लाशें ही बची थी। यह मंजर इतना भयानक था कि स्टेशन मास्टर तक अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाते थे। लाहौर और दिल्ली जैसे शहरों में हजारों परिवार ऐसे थे जिन्हें अपने घरों की चाबियां अपने पड़ोसियों को यह सोचकर थमा दी थी कि जब दंगे शांत होंगे तो हम वापस लौट आएंगे। खुशवंत सिंह और सआदत हसन मंटो जैसे लेखकों ने अपने कहानियों में जिक्र किया है कि कैसे लोग भागते समय अपने घर के चूल्हे पर जलते हुए दाल और खुले हुए केवाड़ छोड़ दिए जाने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे हमेशा के लिए अपना वतन छोड़ रहे हैं। यह इतिहास का सबसे बड़ा मानव विस्थापन था। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने सीमा पार की। अनुमान है कि 5 लाख से 20 लाख लोग हिंसा में मारे गए। लाखों महिला का अपहरण हुआ और परिवारों का नामो निशान मिट गया। विभाजन ने सिर्फ भूगोल नहीं, कला को भी बांटा। बनारस और लखनऊ के कई मुस्लिम कलाकार पाकिस्तान चले गए, जबकि लाहौर के बड़े हिंदू कलाकार व्यापारी भारत में रह गए। कहा जाता है कि जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जो लाहौर के थे, विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए तो उनका मन वहां नहीं लगा। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की महफिल को इतना याद करते थे कि वो भारत वापस लौट आए और यहाँ की नागरिकता ले ली। उनका कहना था कि संगीत का वह बंटवारा नहीं हो सकता, मतलब संगीत का कोई बंटवारा नहीं हो सकता है।
लास्ट में रेडक्लिफ का अंतिम बयान यह था कि सालों बाद जब रेडक्लिफ से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने काम पर गर्व है, तो उन्होंने कहा, अगर मेरे पास 2 से 3 साल का समय होता तो मैं शायद एक-एक जिले और गांव की बारीकियों से देख पाता। लेकिन मुझे सिर्फ कुछ दिन ही दिए गए। मैंने जो किया वह मजबूरी थी। विभाजन की यह कहानी आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर एक गहरी छाप छोड़े हुए है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आप लोग को अच्छी लगी। थैंक यू। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इधर-उधर हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।